तो दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज आपको कायदे से मैं 2 कहानियां सुनाऊंगा और दोनों कहानियों को शुरू करने से पहले एक सवाल है मेरा आपसे। और सवाल है कि जब आप छोटे रहे होंगे 5 साल 6 साल या फिर उससे कम उम्र, जब आपके अंदर बहुत सारा बचपना बहुत सारी मासूमियत रही होगी, जब आप एक कुत्ते एक पंछी को देखने के बाद भी डर जाया करते होंगे, उस दौरान अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसके पास सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, अब आप में से 99.99% लोग ये कहेंगे कि अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास, अपने परिवार वालों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास, चाहे उसमें दादा दादी हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे चाचा चाची हों। आमतौर पे जब हम छोटे थे, हमें बचपन में कोई डरा भी दे तो हम अपने दादा दादी के पास या फिर चाचा चाची के पास, माँ के पास, पिता के पास जाके छिप जाया करते थे कि आने वाले इस मुसीबत से हमें चाचा चाची या फिर जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, बचा लेंगे। कभी हमें भूत के नाम पे डराया जाए तो हम दादी के पास चले जाएं, कभी हमें पढ़ाई के नाम पे डराया जाए तो हम बाबा के पास जाके वहाँ बैठ के खेलने लगे। ऐसे ही हमारा बचपन गुजर गया और हम बड़े हो गए। बड़े होने के बाद अब हमारे सामने खुद हमारे भतीजे हैं, तो उन्हें देखने के बाद एक चीज़ आती है कि क्या हम उतने ही अच्छे गार्जियन बन पाए हैं जितने अच्छे हमारे फादर या फिर हमारे ताऊ या फिर हमारे चाचा थे। शायद इसका जवाब है नहीं। और ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, अब आपको वो कहानी सुनाता हूँ। कर्नाटक में एक परिवार रहा करता था। परिवार में मियाँ बीबी दोनों की नई नई शादी हुई थी। शादी होने के बाद उन्हें एक बच्चा होता है, एक लड़का। अब लड़का हुआ तो परिवार में खुशियों का माहौल, तमाम लोग खुश। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है और एक उम्र के बाद जब पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है, तब माँ बाप को धक्का सा लगता है, क्योंकि उन्हें एक बात पता चलती है कि उनका जो बेटा है वो चलने फिरने में असमर्थ है, यानी दिव्यांग है। अब ये बात माँ बाप को पता चली, बेचारे परेशान। उनका तो एक तरह से कलेजा फट गया। उस फूल से बच्चे को पूरी ज़िंदगी वैसे गुजारनी थी। अब माँ बाप जो थे आपस में ही लड़ना झगड़ना चालू कर देते हैं। वक्त गुजरता चला गया, बच्चा लगभग 6 साल का हो जाता है। और अभी कल की बात है, दोनों माँ बाप यानी मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने के बाद अब कहा सुनी हुई। इसी दौरान जो पिता था उसने कुछ ऐसी बात बोली कि जो माँ थी अपने बेटे को गोद में उठाती है, उठाने के बाद वहाँ से झुंझुला के निकल लेती है। अब जैसे ही गुस्से में निकलती है, पिता भी इग्नोर करता है। माँ एक जलाशय के पास जाती है और उस बच्चे को गुस्से में उस पानी के स्रोत पे फेंक देती है। अब जैसे उसमें फेंकती है, फेंकने के बाद तमाम लोग देखते हैं। देखने के बाद अब हड़कंप मच जाती है। इसी बीच कुछ लोग बचाने की कोशिश करते हैं। जो रेस्क्यू दल है वो भी आता है। आने के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, तब पता चलता है कि उस बच्चे के कई टुकड़े हो चुके हैं। दरअसल उस जलाशय में बहुत सारे मगरमच्छ थे और अंत में उस बच्चे का एक टुकड़ा एक मगरमच्छ के मुंह से निकला। बाकी तमाम टुकड़ों को बाकी जितने मगरमच्छ थे वो खा चुके थे। तो महज एक टुकड़ा मिलता है। मिलने के बाद अब वो परिवार वालों के हवाले किया गया। जो माता पिता थे उनके ऊपर FIR दर्ज हुए। लेकिन आप सोच के देखिए कि आज एक माँ खुद एक बच्चे को इस तरह से मगरमच्छ का निवाला बनने के लिए पानी में फेंक सकती है। ये पहली कहानी थी। अब आते हैं दूसरी कहानी की बात करते हैं। और बदकिस्मती से ये कहानी भी इसी कर्नाटक की है। दरअसल कर्नाटक में एक जगह लगती है नंजनगुड, और इसी नंजनगुड में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक दादी, एक मियाँ बीवी, एक बच्ची और साथ ही उस बच्ची का एक चाचा। परिवार में टोटल 4 लोग रहा करते हैं। ठीक ठाक परिवार था, पैसे वाले लोग थे। ना ही किसी चीज़ की कोई कमी थी, ना ही कोई दिक्कत थी। पूरे परिवार की एक ही उम्मीद थी कि जो बच्ची है, जिसकी उम्र बामुश्किल 14 या 15 साल रही होगी, वो पढ़ लिख ले, पढ़ने लिखने के बाद अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ले, कुछ बन जाए। तमाम लोग उसको पढ़ाने के पीछे परेशान रहते। बिटिया भी पढ़ने लिखने की शौकीन थी, स्पोर्ट में भी अच्छी थी। दिन भर क्लास करती, क्लास करने के बाद ट्यूशन जाती, ट्यूशन से वापस आती। 10th के बाद परिवार वालों की इच्छा थी कि वो रेगुलर क्लास ना करके, बल्कि आजकल का जो ट्रेंड है कि
एक किसी प्राइवेट जगह पे नाम लिखा दिया जाता है, बाकी बच्चे जो हैं दिन भर ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन में उन्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो उनका एंट्रेंस हो वो अच्छे से निकल जाए। अगर मैथ से हैं तो उन्हें आईआईटी वगैरह मिल जाए, अगर नीट से हैं तो उन्हें कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाए। इसी उम्मीद के तहत इस लड़की को भी एक ट्यूशन में लगा दिया गया और कहा गया कि तुम पढ़ो लिखो और तुम्हारा जो बाकी का काम है वो हम लोग देख लेंगे। अब सुबह सुबह वो बिटिया जो थी अपने ट्यूशन के लिए निकल जाती है, दोपहर तक ट्यूशन करती है, करने के बाद घर पे आ जाती है। पिछले महीने की बात है, यानी 24 तारीख की, 24 अप्रैल साल 2024, अभी चंद दिन पहले की, कायदे से जोड़े तो 10 दिन हुआ होगा। 24 अप्रैल साल 2024 को अपने चाचा के साथ वो ट्यूशन जाती है। जाने के बाद सुबह के लगभग 9 बजे वो निकल जाती है। निकलने के बाद 3-4 घंटे अपना ट्यूशन पढ़ती है। उसके बाद चाचा उसको जाते हैं, जाके वहाँ से लेके चले जाते हैं। अब उस दिन इत्तेफाक से जो इस लड़की की माँ थी वो मैसूर गई हुई थी, तो घर में केवल दादी थी, फादर भी कहीं बाहर गए हुए थे। तो जब लड़की वापस आती है तो दादी कहती है कि बेटा तुम आ गई, काफ़ी थक गई होगी, क्योंकि आमतौर पे गर्मी का मौसम था वहाँ पे, तो थकी हारी बेचारी आती थी। छोटी सी बच्ची थी, पढ़ाई का बोझ, क्लासेस का बोझ, ये तमाम चीज़ें कैसे सहे। तो आने के बाद अक्सर खाना बिस्तर पे ही खाती थी, उसके बाद थाली किचन में रखती, उसके बाद सो जाती, क्योंकि सुबह सुबह उसे उठना पड़ता था। तो उस दिन भी ये आती है। आने के बाद जब दादी उसे अपने पास बुलाती है तो बड़ी गुमसुम सी रहती है वो लड़की। दादी पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, धूप लग गई क्या, कुछ दर्द कर रहा क्या। लड़की कुछ नहीं बोल पाती, खामोश खड़ी रहती है। खड़ी होने के बाद कुछ देर तक दादी को देखती है, उसके बाद कहती है कि आप जाइए, मुझे सोना है। अब दादी जिद करती हैं, कहती कि खाना खा लो। अब जैसे खाने की जिद करती है फ़ौरन वो चिल्लाने लगती है, कहती कि एक बार आपसे बोल दिया कि मुझे नहीं खाना है, तो आप बार बार क्यों फोर्स कर रही हैं। अब दादी को भी थोड़ा सा बुरा लगता है कि आजकल के बच्चे इतने ऊंचे लहजे में बात कर रहे हैं। दादी भी वहाँ से चली जाती है, बात आई गई हो जाती है। लेकिन अब दादी आखिर माँ से बढ़ के दादी होती है। आधे घंटे तक जब देखती है कि बिटिया फिर कुछ खा नहीं रही, उधर से सो भी नहीं रही, तो फिर से वापस आती है और आने के बाद कहती है बहुत प्यार से कि बेटा कुछ दर्द कर रहा है क्या, कोई दिक्कत है क्या। अब ये शब्द जब दादी बहुत प्यार से अपने उस नातिन से पूछती है, तब वो रोते हुए कहती है कि दादी मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है। अब ये चीज़ जब दादी सुनती हैं तो दादी ने सोचा कि शायद इस लड़की का पीरियड चल रहा है और उसी वजह से दर्द हो रहा होगा। दादी ने कहा कि बेटा ये तो नेचुरल है, हर महीने होता है, अब इसके लिए खाना पानी ये तमाम चीज़ें नहीं छोड़ी जाती। ये लाइन जब दादी बोलती हैं तो वो लड़की अब रोने लगती है, और जब रोने लगती है तो दादी को भी बड़ा अजीब लगा। इसके बाद वो कहती है कि मुझे मेरी माँ से बात करवा दो। अब दादी को भी लगा कि हो सकता है कि माँ समझा ले तो ये खाना खा ले। इसके बाद माँ को फ़ोन गया। माँ से वो लड़की रोते हुए कहती कि माँ जल्द आ जाओ, मेरे साथ बहुत गलत हो चुका है। माँ मैसूरी में थी, इतना शब्द सुनती है उसका कलेजा फटता है। फ़ौरन कहती कि बताओ बेटा क्या हुआ। कहती कि नहीं, फ़ोन पे नहीं बता पाऊँगी, आप आ जाओ। उसके बाद माँ जो भी काम था उसे वहाँ पे छोड़ती है। छोड़ने के बाद वापस आती है। आने के बाद फिर पूछती है कि क्या हुआ। अब ये शब्द जब माँ के मुंह से वो सुनती है तो कहती है कि चाचा ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया जो आपको बता नहीं सकती। तो फिर माँ पूछती है कि कौन चाचा। तो वो लड़की कहती है कि मेरे सगे चाचा, यानी मेरे पापा के भाई। इसके बाद वो पूरी कहानी सुनाती है और यहीं से फिर माँ अपनी बेटी को लेकर थाने जाती है। और थाने में जाने के बाद थाना अधिकारी से कहती है कि बेटा, अपनी बिटिया से कहती है कि जो कुछ आपने मुझे घर पे बताया एक बार इन अंकल को भी बता दो। उसके बाद वो लड़की रोते हुए पूरी कहानी सुनाती है और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 1 महीने पहले। दरअसल 1 महीने पहले से इस लड़की का जो चाचा था लगातार इस लड़की पे नज़र रख रहा था। कभी उसे छूने की कोशिश करता, कभी उससे बात करने की कोशिश करता, कभी उसे एडल्ट बात करने की कोशिश करता, उसको टटोलने की कोशिश करता। ये तमाम चीज़ें वो करता रहा। लड़की समझ पा नहीं रही थी। उसे लगा कि चाचा हैं, बाकी परिवार वालों को भी लगा कि शायद चाचा हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार रहे हैं। लेकिन चाचा की नीयत में तो कुछ और ही छुपा हुआ था। चाचा लगातार उसे टच करने की कोशिश करता, उससे बात करने की कोशिश करता। ये तमाम चीज़ें करता रहा। इसी दौरान
24 तारीख को जब उसे लगा कि शायद माँ नहीं है और बढ़िया मौका है, तो उस भतीजी से कहता है कि काम करो, आज तुम्हें मैं लेके चलूँगा। उसके बाद हाउसिंग गुड के लिए वो लेके निकलता है 9 बजे घर से। निकलने के बाद रास्ते से ही अपनी भतीजी को अलग अलग जगहों पे छूने लगता है, कभी उसके पैर को, कभी उसके ब्रेस्ट को, कभी उसके गले को। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आज उसके चाचा को हुआ क्या है। मना कर रही थी, चाचा मान नहीं रहा था। उसके बाद एक सुनसान जगह लेके जाता है और जाने के बाद उसी गाड़ी के अंदर उस लड़की के साथ गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद 3 घंटे तक उसको अपने साथ रखता है। रखने के बाद फिर अपने भतीजी से कहता है कि अगर इस घटना के बारे में तुमने किसी से भी कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और साथ ही अगर मैं जब भी बुलाता हूँ और तुम नहीं आती हो तब भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। अब कायदे से एक लड़की का उसी के चाचा ने यौन शोषण किया था। ये बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद सन्न रह जाते हैं। फ़ौरन उसके चाचा के खिलाफ FIR दर्ज होती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तब उसने बताया कि मुझे मेरी भतीजी ही बहुत अच्छी लगती थी और मैंने उसे पाने की, उसे गर्लफ्रेंड बनाने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन जब मैं नाकाम रहा तब मैंने मजबूरी में ये सब किया। तो आप सोच के देखिए कि चाहे पुलिस हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी जांच एजेंसी बैठा दीजिए, आप चाहे जैसा कानून लगा दीजिए, लेकिन ये तमाम कानून, तमाम चीज़ें घर के बाहर वालों के लिए। जब घर के अपने ही ऐसा काम करने लगे, एक माँ अपने बेटे को तालाब में फेंक देती है, एक चाचा अपनी भतीजी की इज्जत लूट लेता है, उसके साथ शोषण कर लेता है, तो आखिर कौन सा कानून, कौन सा पुलिस या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बचा पाएंगी? ये सवाल मेरा आपसे है। और कहीं ना कहीं जब ये सवाल मैंने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा है, लोग पूछते भी हैं कि ये बड़ा या वो बड़ा। अब खुल के कहूँ तो लोग अक्सर पूछते हैं कि गीता बड़ा या संविधान बड़ा, या फिर कुरान बड़ा या संविधान बड़ा। तो कायदे से वहाँ पे हम लोग फट से एक चीज़ को छोड़ देते हैं और कहते हैं संविधान बड़ा। लेकिन अगर वहीं हम दोनों को साथ लेके चलें और कहें कि नहीं, हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण है, तो संविधान से हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें कुछ गलत किया तो हमारे साथ क्या हो सकता है, और गीता से हमें ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उससे हमारी कितने जन्मों के पुण्य और कितने जन्मों तक हमें नर्क भुगतना पड़ेगा, और हमें क्या गलत नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चाहे जितना कानून हम बना लें, जब तक हम संस्कार और वो माहौल नहीं डालेंगे तो ये चीज़ें गड़बड़ होती रहेंगी। तो फिलहाल ये थी बेहद अफसोसनाक 2 कहानियाँ, मुझे लगा आज आपसे शेयर करना चाहिए। और कुछ गले में दिक्कत है तो कहानी को बड़ा ही शॉर्ट रखा है मैंने। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।